हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बैंकिंग सूत्र। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फीरा और फीमा एक्ट को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है और सभी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में यूपीएससी, जेआईबी, सीआईबी, आईबीपीएस सभी में ये एक्ट पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की लेक्चर। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने साथियों को बोलना चाहूंगा, जो लोग पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दी गई बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालेंगे इन फ्यूचर उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारे नए वीडियोस देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। तो फीरा एक्ट 1973। तो सबसे पहले हम फीरा एक्ट की बात करेंगे। तो फीरा का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और इसको इनेक्ट किया गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इन सितंबर 1973 में। और एक्चुअली ये केम इनटू फोर्स हुआ था जनवरी 1, 1974। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या थे सर? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था टू रेगुलेट फॉरेन ट्रांजैक्शंस, ठीक है। सेकंड, टू रेगुलेट डीलिंग्स इन फॉरेन एक्सचेंजेस एंड सिक्योरिटीज। एंड थर्ड, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर द नेशन, ठीक है। ये तीन मेजर ऑब्जेक्टिव थे फीरा एक्ट। अब डिटेल में देखते हैं क्या फीचर्स थे फीरा एक्ट के, क्यों इसको लाया गया और किस लिए इस एक्ट को ड्रैकोनियन एक्ट भी बोलते हैं। तो सबसे पहली बात, इसमें बहुत सारे सेक्शन थे, 81 सेक्शंस थे। और इस एक्ट के अंतर्गत सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही ये एक तरीके से प्रोविजन दिया गया था कि वो ऑथराइज करे किसी भी कंपनी को, इंडिविजुअल को, जिसको फॉरेन ट्रांजैक्शंस में डील कर, ठीक है। तो किसी भी कंपनी और इंडिविजुअल को अगर फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस में डील करना होता था तो उसको सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही ऑथराइज कर सकता था। फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस जो भी ऑथराइज डीलर करते थे वो सारे सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय आरबीआई होते थे। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं होता था जो आरबीआई रिव्यू ना करे, ठीक है। और अगर इन केस कोई भी ऑथराइज डीलर जो भी फीरा के रूल्स थे फीरा एक्ट के अंतर्गत उसको कंप्लाई नहीं करता था, तो आरबीआई उनका लाइसेंस को रद्द कर देता था, उनका ऑथराइजेशन को रिवोक कर देता था। सिर्फ आरबीआई के पास ही यह पावर थी कि वो ऑथराइज कर सके इंडिविजुअल्स को जो कि मनी चेंजर्स होते हैं। इंडिविजुअल्स एज ए मनी चेंजर्स, देखिए मनी चेंजर्स उस टाइम पे होते थे, अभी भी होते हैं, जो एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्जन करते हैं। आपने रुपया दिया और वो डॉलर में आपको कन्वर्ट करके देंगे, और इस पर्टिकुलर टास्क के लिए वो आपसे कमीशन लेते, ठीक है। तो वो कमीशन का रेट भी जो होता था, कन्वर्जन का जो रेट लेते थे मनी चेंजर, वो भी एक तरीके से पूरी तरीके से रेगुलेटेड होता था। वो भी आरबीआई ही डिटरमाइन करता था कि कितना रुपया आप ले सकते हो करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ये था कि जिस भी पर्पस के लिए फॉरेन एक्सचेंज लिया गया है किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा, अगर उसे किसी भी समय ऐसा फील होता है कि वो उस करेंसी को नहीं यूज कर पा रहा उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि मैंने करेंसी ली, डॉलर लिया, मुझे जरूरत थी उस डॉलर में कुछ पर्टिकुलर काम की। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने किसी रिलेटिव को, अपने किसी फ्रेंड को डॉलर देना था, डॉलर भेजना था बाहर, आउट ऑफ द कंट्री। तो मैंने उसको करेंसी को कन्वर्ट किया था और अपने पास डॉलर रखा। लेकिन किसी कारणवश मुझे लगा कि नहीं, मैं नहीं भेज पाऊंगा, या कुछ ऐसा चीज होगा कि अब मुझे नहीं लगेगा ये डॉलर, तो 30 दिन के अंदर उसको ऑथराइज डीलर जो भी होता था उसको ये करेंसी वापस कर देनी होती। वो अपने पास रख के नहीं बैठ सकता था डॉलर को या किसी भी यूरो को, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी। नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया shall make the payment to resident outside India without the permission of RBI। मतलब कोई भी पर्सन, इंडिया का रेसिडेंट, सिटीजन, अगर अपने किसी रिलेटिव को, किसी भाई बंधु को, किसी अपने बच्चे को
जो कि बाहर पढ़ रहा है या किसी कारणवश बाहर गया है, उसको पेमेंट करना है, फॉरेन करेंसी भेजनी है, ठीक है, या किसी तरह का भी पेमेंट करना है, उसको पेमेंट नहीं कर सकता था विदाउट परमिशन ऑफ आरबीआई। बैंक्स डिड नॉट कम अंडर डेफिनेशन ऑफ ऑथराइज पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फीरा एक्ट में बैंक जो थे वो ऑथराइज पर्सन के डेफिनेशन में नहीं आते थे। मतलब बैंक्स के थ्रू आप फॉरेन एक्सचेंज करेंसी का ना ट्रांजेक्शन कर सकते थे, ना फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट कर सकते थे। वायलेशन ऑफ फीरा रूल्स वॉज कंसिडर्ड एज क्रिमिनल ऑफेंस। मतलब कोई भी रूल आपने फीरा का तोड़ा तो आप पे जो कार्रवाई होगी वो सीधे क्रिमिनल ऑफेंस के अंतर्गत होगी, सिविल ऑफेंस के नहीं। इसीलिए इस एक्ट को ड्रैकोनियन एक्ट भी बोला जाता था। बहुत कड़ा एक्ट था ये, जिसमें कि एक भी गलती इस एक्ट में अगर आपने करी तो आपको सीधे सजा होती थी, पनिशमेंट मिलता था, वो भी क्रिमिनल ऑफेंस के अंतर्गत। और सबसे बड़ी बात है, जो भी बंदे के ऊपर फीरा रूल्स के अंतर्गत पनिशमेंट होता था या कोई चार्ज लगता था, उसको कोई भी लीगल हेल्प नहीं प्रोवाइड करी जाती थी। नो लीगल हेल्प वॉज प्रोवाइडेड टू वायलेटर्स ऑफ फीरा रूल्स। अब बात करते हैं किस तरह का पनिशमेंट थे फीरा रूल्स में, फीरा एक्ट में। तो सबसे पहले देखते हैं कितना क्वांटम ऑफ पेनल्टी या कितना पेनल्टी इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू होता था। तो कोई भी पर्सन जो फीरा एक्ट के रूल्स का उल्लंघन करता था, वो not exceeding penalty not exceeding 5 times the amount or value involved in any such contravention, or 5,000 rupees, whichever is more, as may be adjudicated by director of enforcement। मतलब मिनिमम 5,000 रुपए का जुर्माना तो उसे देना ही होता था। और आप समझ रहे हो 1973 में 5,000 रुपए की क्या वैल्यू होती है, ठीक है। तो 5,000 रुपए का मिनिमम जुर्माना, नहीं तो जितने का उसने जितने रुपए का उसके ऊपर चार्ज लगा है उसका 5 टाइम्स उसको देना पड़ता था, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 5 टाइम्स। और इसका मतलब है कि इन दोनों में से जो ज्यादा होता था वो उसको भरना पड़ता था एज ए पेनल्टी। अब पनिशमेंट की अगर बात करें तो जैसे मैंने बोला, कोई भी ऑफेंस फीरा के अंदर क्रिमिनल ऑफेंस था और पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट था, एज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973। अब हम देखेंगे समरी की फीरा एक्ट का क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। जैसे मैंने बोला, एक तरीके से पूरा तरह से ड्रैकोनियन एक्ट था, बहुत रिस्ट्रिक्टिव था, इतना कड़ा एक्ट था कि आप एक भी गलती करेंगे तो आपको सीधे सजा हो। वही चीज है, एनीथिंग दैट वाज रिलेटेड विद फॉरेन एक्सचेंज वाज रेगुलेटेड। कोई भी ऐसी चीज नहीं होती थी जो फॉरेन एक्सचेंज के से रिलेटेड आप कर रहे हैं और वो अननोटिस जाए आरबीआई से। इस चीज के कारण भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी और मॉडर्नाइजेशन था जो इंडियन इंडस्ट्रीज का, वो पूरी तरह से रुक गया था। कैसे रुक गया था? क्योंकि बाहर की कंपनीज और बाहर की इंडस्ट्रीज से ग्लोबल लेवल का ना इन्वेस्टमेंट हो पा रहा था, ना भारत की कंपनियां बाहर इन्वेस्ट कर पा रही थी, ना बाहर की कंपनियां भारत में इन्वेस्ट कर पा रही थी। तो पैसे का और डॉलर का लेन देन जो था, वो जितना इजिली आप अभी के टाइम पे देख रहे हो, ग्लोबल इकोनॉमी देख रहे हो, वो उस तरह का ग्लोबल इकोनॉमी नहीं थी उस टाइम पे। पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टिव था भारत का ट्रेड भारत के लिए। तो अब बात करते हैं फीमा एक्ट 1999 की। और ये इसका फुल फॉर्म था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। वहां पे था रेगुलेशन, यहाँ पे था मैनेजमेंट। आपको समझ में आ ही रहा होगा कि दोनों में क्या अंतर होता है। रेगुलेशन होता है एक तरीके से पूरी तरह से रेगुलेट करना, किसी को मॉनिटर करना, किसी को कड़े शब्दों में मॉनिटर करना। मैनेजमेंट होता है उसको इजिली मैनेज करना चीजों, ठीक है। तो यही एक बहुत मेजर डिफरेंस है। और फीमा इंट्रोड्यूस हुआ था 29 दिसंबर 1999 में, और इसने पूरी तरीके से फीरा एक्ट को, जो कि एक तरीके से रिस्ट्रिक्टिव एक्ट था, उसको रिप्लेस किया। फीमा वॉज क्रिएटेड टू रिमूव ऑल द ड्रॉबैक्स ऑफ फीरा एक्ट।
और बेसिक एम क्या था फीमा का कि डीरेगुलराइज करना फॉरेन एक्सचेंज को और भारत की इकोनॉमी को लिबरल बनाना। अब यहाँ पे हम मेजर डिफरेंसेस देखेंगे जिसको देखने के लिए आप इस वीडियो पे आए हैं। मेजर डिफरेंसेस बिटवीन फीरा एंड फीमा। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। जैसे फीरा में 81 सेक्शंस थे, फीमा में 49 सेक्शंस। ठीक है। फीरा में क्या कंसीडर करा गया था कि फॉरेन एक्सचेंज एक तरीके से स्कार्स रिसोर्स है, तो इसको कंजर्व करा जाए। और फॉरेन एक्सचेंज फीमा के चलते क्या कंसीडर करा गया था एज ए एसेट। ठीक है, तो इस पे इन्वेस्ट करना। ऑब्जेक्टिव फीरा एक्ट का क्या था, कंजर्व करना फॉरेन एक्सचेंज को। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या था, फीमा में मैनेजमेंट करना फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक है। फीरा एक्ट के अंतर्गत ऑथराइज पर्सन की डेफिनेशन थी बहुत ही नैरो, बहुत रिस्ट्रिक्टिव, लेकिन यहाँ पे ब्रॉडन थी। बैंक्स ऑथराइज पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आते थे, लेकिन यहाँ पे आने लग गए थे, जिससे कि इजिली फॉरेन एक्सचेंज का लेन देन आदान प्रदान होने लग गया था। रेगुलेशन ऑफ फॉरेन पेमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे प्रमोशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन ट्रेड। यहाँ पे जैसे मैंने बोला वायोलेशन कंसीडर्ड एज क्रिमिनल ऑफेंस, यहाँ पे वायोलेशन कंसीडर्ड एज सिविल ऑफेंस। वायलेटर्स नॉट प्रोवाइडेड विद लीगल हेल्प, यहाँ पे लीगल हेल्प प्रोवाइड करी जाती थी वायलेटर्स। आरबीआई अप्रूवल नीडेड होता था जब कोई फॉरेक्स ट्रांजैक्शन करना होता था किसी भी इंडिविजुअल को। यहाँ पे ऐसे किसी भी प्रियोर अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी कोई अपील करता था फीरा एक्ट में तो वो डायरेक्टली उसकी सुनवाई हाई कोर्ट में होती थी, लेकिन यहाँ पे फीमा एक्ट में स्पेशल कोर्ट में होती थी और या फिर स्पेशल ट्रिब्यूनल्स में। फीरा एक्ट के चलते कोई भी इनकम टैक्स का प्रोविजन नहीं था फीरा एक्ट के चलते, लेकिन यहाँ पे फीमा एक्ट में प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स था। तो ये बेसिक जो डिफरेंस है ये था कि फीरा एक्ट कैसे बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव एक्ट था, और लेकिन फीमा को इसीलिए लाया गया कि फीरा एक्ट के चलते भारत की इकोनॉमी नहीं ग्रो कर पा रही थी, ग्लोबल इकोनॉमी नहीं बन पा रही थी, लिबरल नहीं बन पा रही थी, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा था, यहाँ के जो कंपनीज थी, यहाँ के जो इंडिविजुअल्स थे वो फॉरेक्स ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे थे इजिली, और एक तरीके से डर हो गया था, भय हो गया था भारतीयों में, भारत की जनता में कि फॉरेक्स ट्रांजैक्शन मतलब एक बहुत डर की बात हो गई। लेकिन फीमा ने इसीलिए भारत की सरकार ने समझा कि नहीं, अगर ये एक्ट और थोड़े दिन चला तो भारत कभी भी ग्लोबल इकोनॉमी नहीं बन पाए, तो इसलिए फीमा एक्ट को लाया गया और इसमें जितने भी इस तरह के रिस्ट्रिक्टिव एक्ट थे उनको घटा दिया गया। इसीलिए आप देख रहे होंगे 81 सेक्शन से घटा के 49 सेक्शंस कर दिए गए, और इसमें जो डिफरेंस है वो वही सेक्शंस हैं जो कि बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव नेचर के थे। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपका जो डाउट था फीरा और फीमा का डिफरेंस को लेके वो आपका क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें। और हमारे और भी वीडियोस हैं इकोनॉमिक अवेयरनेस से रिलेटेड, बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड, आप देख सकते होंगे ऊपर लिंक दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करिए और हमारे बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।